विनायक केमिस्ट्री कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस प्रारंभ हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की भी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, जो टॉपिक या जो वर्क मैं ऑफलाइन कोचिंग में जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं उनको लिखा हुआ है, वही सेम टू सेम वही वर्क आप लोगों के लिए भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। आपका कोई भी काम, कोई भी वर्क इनकम्प्लीट नहीं रहे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। सभी स्टूडेंट्स अपना काम बखूबी हर हाल में पूरा करते रहें, वीडियो को देखते रहें और नोट्स को लगातार बनाते रहें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 5 पृष्ठ रसायन। कल हमने आपको सभी न्यूमेरिकल्स करा दिए थे, उनका फोटो भी आपको कैप्चर करके भेज दिया था, आपने उनको नोट कर लिया होगा। आज हमारा नया पार्ट लेसन शुरू हो रहा है, वह लेसन का नाम है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। सबसे पहले उसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर पृष्ठ रसायन है क्या। देखिए, पृष्ठ माने होता है किसी भी ठोस पदार्थ की सतह। बात समझिए, पृष्ठ का तात्पर्य होता है किसी भी ठोस पदार्थ की सतह, और उस ठोस पदार्थ की सतह पर कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, रासायनिक क्रियाएं, भौतिक क्रियाएं, उनका अध्ययन हम जिसमें करेंगे वह पृष्ठ रसायन है, वह पृष्ठ रसायन है। तो पृष्ठ रसायन की परिभाषा क्या हो गई? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी ठोस पदार्थ की सतह पर होने वाले भौतिक या रासायनिक प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं, पृष्ठ रसायन कहलाती है। आप नोट कर लेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी ठोस पदार्थ की सतह पर होने वाले भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, पृष्ठ रसायन कहलाती है। ठीक है, ये नोट करने के पश्चात आपका पहला क्वेश्चन आएगा अधिशोषण और अवशोषण। ध्यान देना, अधिशोषण और अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो पहला हेडिंग आपने डाल लिया है अधिशोषण। अधिशोषण अंग्रेजी कहते हैं इसे एब्जॉर्प्शन, ADSORPTION। क्या होता है एब्जॉर्प्शन? थ्योरी में आपने लिखा है, मैं थ्योरी आपको फोटो करके भेज दूंगा अभी, आप समझिए पहले एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की केवल सतह पर एकत्रित हो। जब एक पदार्थ केवल दूसरे पदार्थ की केवल सतह पर एकत्रित हो तो यह क्रिया एडजॉर्प्शन कहलाती है। जैसे चारकोल की सतह पर ब्रोमीन का एकत्रित होना, जैसे चारकोल की सतह पर ब्रोमीन का एकत्रित होना। देखिए यहां पर एक डायग्राम दिख रहा है आपको, एक पदार्थ है गोल, ठीक है, और उसकी सतह पर ये छोटे छोटे पदार्थ चिपके हुए हैं। ठीक है, उसकी सतह पर ये छोटे छोटे पदार्थ चिपके हुए हैं, तो यह क्रिया कहलाएगी अधिशोषण। क्या कहलाएगी? अधिशोषण। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर हमने ये मार्कर से लिखा हुआ है, तो मार्कर की इंक जो है बोर्ड के केवल ऊपरी सतह पर चिपकी है, बोर्ड के अंदर नहीं गई है। यानी एक पदार्थ बोर्ड है, दूसरा पदार्थ मार्कर है, मार्कर की इंक है, तो इंक केवल बोर्ड की सतह पर चिपकी है, तो यह क्रिया कहलाती है अधिशोषण। क्या कहलाती है? अधिशोषण। इसे अंग्रेजी कहते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। इसके बाद अगला हेडिंग है अवशोषण। कौन सा हेडिंग है? अवशोषण। उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, खाली बी हो जाता है और कुछ नहीं। एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है?
अवशोषण हो जाता, मतलब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के अंदर अंतराकाशी स्थान में आ जाता है। जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के अंदर अंतराकाशी स्थान में आ जाए तो यह क्रिया अवशोषण कहलाती है। जैसे इधर देखो एक गोल पदार्थ है, उसके अंदर देखो छोटे छोटे पदार्थ दूसरे कहाँ दिख रहे हैं, तो ये इसके अंदर चला गया है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर चला गया। जैसे स्याही, एक फोम होता है, फोम, फोम मतलब सोखता, देखा होगा आपने, फोम रूअर जिसे बोलते हैं, गद्दी टाइप के होते हैं फोम। तो फोम के ऊपर यदि स्याही डाल दें, क्या डालते हैं, स्याही, तो स्याही क्या काम हो, स्याही क्या करेगी, स्याही फोम के अंदर चली जाएगी, मतलब फोम स्याही को सोख लेगा, यानी फोम स्याही का क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा। ठीक है, तो यह क्रिया कहलाती है अवशोषण। परिभाषा क्या लिखी है, जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के अंदर उस अंतराकाशी स्थान में एकत्रित हो जाता है तो यह क्रिया अवशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, अवशोषण। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है फोम द्वारा स्याही का अवशोषण, फोम द्वारा स्याही का अवशोषण। इसके पश्चात आपने डायग्राम बनाए हैं, नीचे चिन्ह के लिखा है आपने, जो पदार्थ सतह पर एकत्र होता है या किसी दूसरे पदार्थ के अंदर चला जाता है उस पदार्थ को अधिशोषक कहते हैं। जो पदार्थ सतह पर एकत्र होता है या किसी दूसरे पदार्थ के अंदर चला जाता है उसे अधिशोषक कहते हैं, और दूसरे पदार्थ को अधिशोषित कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोषित। ये जो दूसरा पदार्थ है इसे बोलेंगे अधिशोषित, और जो पदार्थ ऊपरी सतह पर चिपका है और अंदर चला गया उसे बोलेंगे हम अधिशोषक। ठीक है, ये क्वेश्चन अब यहीं पे पूरा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरण। अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरण क्या है, या उत्प्रेरण किसे कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरण को उदाहरण से परिभाषित करना है। ठीक है, उत्प्रेरण क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरण को उदाहरण से परिभाषित कीजिए। तो देखो उत्प्रेरण क्या है, सबसे पहले उत्प्रेरण समझना है। तो उत्प्रेरण को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उत्प्रेरक क्या है। जब उत्प्रेरक पता होगा तो उत्प्रेरण आपको अपने आप पता लग जाएगा। कैसे, देखो उत्प्रेरक होते हैं पदार्थ, उत्प्रेरक क्या होते हैं, पदार्थ, और उत्प्रेरण जो होती है वह क्रिया विधि होती है। क्या होती है, क्रिया विधि। जैसे हम बहुत छोटा एग्जाम्पल आपको बताएं, टीचर और टीचिंग में क्या अंतर होता है। टीचिंग क्या है, टीचिंग एक प्रोसेस है जो हमारे और आपके बीच हो रही है। टीचिंग क्या है, टीचिंग एक प्रोसेस है जो हमारे और आपके बीच में हो रही है, और टीचर एक पर्टिकुलर पर्सन होता है, टीचर एक पर्टिकुलर पर्सन होता है। तो वही अंतर है यहाँ, उत्प्रेरक एक पर्टिकुलर पदार्थ है और उत्प्रेरण एक क्रिया विधि का नाम है। ठीक है, अब हेड पड़ गई आपकी उत्प्रेरण, कैटालाइसिस, क्या बोलते हैं इसे, कैटालाइसिस। अब आप इसमें लिखेंगे कि वे पदार्थ जो, पहले पदार्थ के विषय में लिखेंगे बाद में इसके विषय में लिखेंगे, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक। और यह क्रिया विधि हमारी उत्प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है, उत्प्रेरण। जो पदार्थ क्रिया की गति को तीव्र या मंद करते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं, और यह क्रिया विधि उत्प्रेरण कहलाती है। फिर आपने नीचे नोट पॉइंट में लिखा है कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या नहीं कर सकते, रासायनिक क्रिया गति को तीव्र और मंद तो करते हैं, लेकिन रासायनिक क्रिया को प्रारंभ और अंत नहीं कर सकते। ये बात ध्यान देना कि उत्प्रेरक रासायनिक क्रिया का प्रारंभ और अंत नहीं करते, केवल क्या काम करते हैं, क्रिया की गति को तीव्र या मंद करते हैं। धनात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं, अगला डिवाइड धनात्मक। धनात्मक का मतलब हो गया अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। तो वे उत्प्रेरक जो क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, वे उत्प्रेरक जो क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, यही क्रिया विधि धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। और वे उत्प्रेरक जो क्रिया की गति को धीमा कर देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, और यह क्रिया विधि ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का टॉपिक आपका यही समाप्त होता है। ठीक है, आज मैंने आपको ऑफलाइन कोचिंग में इतना ही पढ़ाया था। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन लिखा है वह लिखा है, आपको मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कल मिलेगा। ठीक है, बिलियन
आस्ट्रिक विलयन, ओलाइडी विलयन और निलंबन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो आप यहाँ तक का वर्क नोट करें। नोट करने के पश्चात मुझे सभी लोग रिप्लाई दें कि हाँ वर्क सर जी नोट हो चुका है। ठीक है, अगला वीडियो